एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके। उसमें लिखा हुआ है यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए भी 0 दिया है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू भी 0 के बराबर दी गई है, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो वेक्टर बी है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। बेटा थोड़ा गौर से देखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, वैसे आपको याद होगा अगर कोई वेक्टर ए है और उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल कितने का होगा, 0 डिग्री, क्योंकि एक वेक्टर ऐसा है और उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो ये दोनों तो एक ही दिशा में है ना, इसलिए दोनों के बीच का कोण तो 0 डिग्री का है, इसलिए वो लंबवत तो होंगे नहीं। अगर लंबवत नहीं होंगे तो फिर cos 90 की वजह से तो 0 नहीं होना पड़ेगा उनको। अब फिर भी अगर a डॉट ए की वैल्यू 0 के बराबर है, a डॉट ए 0 है तो लंबवत की वजह से तो 0 नहीं होंगे। अब अगर ये लंबवत की वजह से 0 नहीं है तो जरूर ऐसा मुझे लगता है कि a की वैल्यू क्या होगी, 0। इससे इस लाइन से हमको ये निष्कर्ष निकलता है कि वेक्टर ए कैसा होगा, 0 वेक्टर होगा। ठीक है। दूसरा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी कैसा है, 0। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी 0 है तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इससे आपके दो निष्कर्ष निकलते हैं। दो निष्कर्ष ये निकलते हैं कि या तो वेक्टर ए 0 है या वेक्टर बी 0 है, और दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, या तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि या तो फिर दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो इसको देखकर हम दो निष्कर्ष निकालते हैं, इसको देखकर हमारे पास एक निष्कर्ष निकलता है। उन्होंने पूछा आप बी के बारे में क्या कह सकते हो, थोड़ा गौर से देखिएगा बेटा। अगर a 0, इसको देख के हमको क्या पता चला, a 0 है, तो बउआ अगर a 0 है तो फिर b की जगह आप कुछ भी लिख लोगे, ये उसको क्या बना देगा, 0। आपको क्या लगता है कि अगर वेक्टर a 0 है और वेक्टर b की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि जब हम उस 0 वेक्टर से वेक्टर b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ और बनाएगा, और तो नहीं बना सकता। तो वेक्टर b को आप कुछ भी लिख लो, क्योंकि अगर वेक्टर a 0 है तो b की वैल्यू कुछ भी लिख लोगे, जब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आना उसको क्या है, आना उसको 0 ही है। समझ आ रहा है। तो यहां पर बड़ा सिंपल सा है, आप इसको भी ना करते, केवल इसी लाइन से हमको एक बात पता चल गई कि अगर a 0 है तो a डॉट b का तो 0 होना बिल्कुल तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि अगर ये 0 है तो 0 वेक्टर का b वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे बचेगा ही नहीं, 0 होना ही है उसको। तो b अगर यहां पर कुछ भी होगा फिर भी उसको a से डॉट प्रोडक्ट कराने से वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेक्टर b का मान कुछ भी हो सकता है। वेक्टर b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे जो होगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा ही आएगा उसका। 13th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं जरा। लिखा है यदि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c मात्रक सदिश इस प्रकार है कि, तो वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c कैसे सदिश हैं, मात्रक सदिश। अगर बेटा ये मात्रक सदिश हैं तो इन सब का परिमाण कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए सबका परिमाण। फिर तो कुछ बात समझ में आई कि a b c अगर मात्रक सदिश है तो मात्रक सदिश तो वे सदिश होते हैं जिनका परिमाण 1 होता है, तो अगर ये तीनों मात्रक सदिश है तो इनका परिमाण भी कितना होगा, 1। इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b ये हमको दिया गया है।
दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर 0। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करिए। ये आपको दिया गया है और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। इसकी वैल्यू आपको बेटा मालूम करनी है। क्या क्वेश्चन कुछ आपको समझ में आया? कितने वेक्टर दिए गए हैं? 3। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों कैसे वेक्टर हैं? मात्रक सदिश। इसका मतलब तीनों का मापांक क्या होना चाहिए? 1। उसके साथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू कितनी दी है? वेक्टर 0। और आपको मालूम क्या करना है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं, इसके हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूलस के स्क्वायर से। आप थोड़ा गौर करिएगा। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है हल करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास वेक्टर है, इस वेक्टर का इसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। मतलब कैसे? ध्यान से देखिएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगेन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर 0 डॉट वेक्टर 0। देखिए, इस सदिश का इसी सदिश से हमने डॉट प्रोडक्ट करा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका इसी से करा दिया और राइट हैंड साइड में भी वेक्टर 0 का वेक्टर 0 से ही डॉट प्रोडक्ट हमने कराया। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको? अब आप इसको सॉल्व करोगे। वैसे अगर देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड्यूलस का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब होल स्क्वायर इसका ओपन करना है। आप याद करें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी होता है। 2ab नहीं होता वेक्टर में। समझ आ रहे हैं आपको? उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसके होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी, प्लस नॉर्मल फॉर्मूले में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। इसमें हमको क्या मिलेगा? 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b वेक्टर b डॉट वेक्टर c वेक्टर c डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू, यहां वेक्टर 0 डॉट वेक्टर 0 करोगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी? 0। नहीं समझ आया? ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया? नॉर्मल हमने कौन सा सूत्र लगाया है यहाँ पे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन ये वेक्टर्स हैं तो इनमें हम 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं कर सकते। 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि ऐसा ही आएगा तो आप बारी बारी से एक एक का डॉट प्रोडक्ट करवा के देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू तीनों की दी गई है 1, इसकी भी वैल्यू 1, ये भी 1, ये भी 1। अब 1 रख के स्क्वायर करना स्टार्ट करेंगे तो भी तो 1 1 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 हो गया। प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ये तीनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3। ये 3 उधर चला जाएगा। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3। ये 3 माइनस का हो जाएगा ना उधर जा करके। हमको तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए चाहिए, तो ये 2 उधर भेज दीजिए। तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी
प्लस सी डॉट ए, इन सब की वैल्यू आएगी -3/2। और बेटा आप देखें यही तो आपको मालूम करना था, है ना? तो उसी की वैल्यू निकल के आ गई हमारी। समझ नहीं आया क्वेश्चन आपको? उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करा दिया, या हम यूं कह देते कि हमने उसके वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया, तो भी बात सही थी। ये 13th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर b इज इक्वल टू 0, तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बताया कि अगर वेक्टर a की वैल्यू 0 है या फिर वेक्टर b की वैल्यू 0 है, तो a डॉट b भी कैसा आएगा? 0। बात सही है कि अगर a 0 होगा, फिर वेक्टर 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और अगर a 0 नहीं है, b 0 है, तो भी डॉट प्रोडक्ट करने से वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो भी डॉट प्रोडक्ट करने से वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अगर a 0 है या फिर b 0 है, तो कंफर्म है कि a डॉट b कैसा आएगा? 0। अब उन्होंने बोला परंतु विलोम का सत्य होना जरूरी नहीं है। विलोम का मतलब इसका उल्टा, उल्टा का मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे। इसका विलोम क्या बनेगा? विलोम बनेगा कि यदि a डॉट b इज इक्वल टू 0, तब वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर 0 या वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर 0। ये इस स्टेटमेंट का विलोम है। तो विलोम इसमें तो ये था कि या तो a 0 है या फिर b 0 है, तो a डॉट b 0 होगा। ये वाकई में कंफर्म है। लेकिन यदि a डॉट b 0, अगर कोई बोलता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है, तो क्या सिर्फ यही एक शर्त बनती है? देखो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल अगर 0 है तो उसकी दो शर्तें बनती हैं, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, अथवा दोनों के बीच का कोण भी कितना हो सकता है? 90 डिग्री। तो ये इसका विलोम बना। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है, तो a 0 हो या b 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। a और b 0 ना हो, लेकिन अगर उनके बीच का कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, तो भी तो a डॉट b कैसा हो जाएगा? तब भी तो a डॉट b 0 हो जाएगा। विलोम सत्य नहीं है, यह सर्वदा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है क्योंकि यदि वेक्टर a व वेक्टर b के बीच, यदि वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तब भी वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो अगर a 0 है या b 0 है, तब तो कंफर्म है कि a डॉट b का 0 आना आएगा ही। लेकिन अगर a डॉट b 0 है, तो ये कंफर्म नहीं है कि a 0 होगा या फिर b 0 होगा। हो सकता है a भी 0 ना हो, b भी 0 ना हो, परंतु दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, इसकी वजह से a डॉट b 0 हो। तो वही मैंने लिखा, विलोम सर्वदा सत्य नहीं है, हमेशा ये सच बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि a व b के बीच का कोण 90 डिग्री है, तब भी a डॉट b 0 होगा। उसके लिए वेक्टर a व वेक्टर b का शून्य होना आवश्यक नहीं है।
शून्य होना आवश्यक नहीं है। क्या ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई? अच्छा, उन्होंने बोला एक एग्जाम्पल दे के क्लियर करो। एक एग्जाम्पल दे के क्लियर ऐसे कर लिया कि माना वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर कैसे हैं? लंबवत हैं, तथा दोनों अशून्य सदिश हैं। दोनों अशून्य सदिश हैं, अर्थात वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर 0, वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर 0। क्या मैंने माना कि माना वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं तथा दोनों अशून्य सदिश है, मतलब उनमें से कोई भी शून्य नहीं है। अशून्य होने का मतलब ना ए 0 है और ना ही तो बी 0 है, लेकिन दोनों के बीच का कोण कितना है? इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू cos 90, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू 0, और ये पूरा कैसा आ जाएगा? इस तरह से भी ए डॉट बी कैसा हो सकता है? 0। तो ये एक एग्जांपल हमने दिया। तो ये आपके क्वेश्चन हुए 12, 13, 14। आप इन्हें नोट कर लें, इसके आगे हम और लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः 1 2 3, -1 0 0, 0 1 2 हैं, तो एंगल ABC ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है बेटा ABC, एक त्रिभुज है कोई। ये देखिए हम बना देते हैं त्रिभुज A, B और C। A का शीर्ष दिया गया है 1 2 3, B के शीर्ष को दिया गया है -1 0 0 और C का शीर्ष है 0 1 2। इस त्रिभुज में आपको इस एंगल को पता लगाना है, ठीक है। ये एंगल आप देखो ना, एंगल ABC कह रहे हैं, तो ABC यही तो एक एंगल बना इनमें, तो ये एंगल आपको पता लगा है। अब ये एंगल किसके किसके बीच का है? थोड़ा देखिए, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का है कि नहीं? इसका मतलब ये एंगल है BA और BC के बीच का, समझ आया? और इन्हीं के बीच का एंगल हमको निकालना है बस। तो क्यों ना हम BA की वैल्यू निकाल लें और BC निकाल लें और उनके बीच के कोण का सूत्र लगा दें। सबसे पहले, क्योंकि ये सब शीर्ष हैं, पहले इनको आप स्थिति सदिशों में बदलो। तो अगर मैं मूल बिंदु के सापेक्ष A का स्थिति सदिश पूछूंगा तो आप क्या बनाओगे? 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर हम बिंदु B का स्थिति सदिश बनाएंगे तो -i कैप, और बाकी सब कैसा होगा? 0 ही हो जाएगा, तो मत लिखो। वेक्टर OC का क्या होगा? 0i कैप, नहीं लिखते, 1j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अच्छा, OA, OB और OC आ गए। अब हमको दो चीजें चाहिए, BA चाहिए और BC चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वेक्टर BA कैसे निकालोगे, बता सकते हैं आप मुझे? OA माइनस OB, OA में से OB माइनस करना है, इसमें ये माइनस करना है, कर दें हम डायरेक्ट। तो I में माइनस करना है -i को, तो ये प्लस हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k। ये कौन सी वैल्यू आ गई? BA आ गया। अब इसी तरीके से हमको BC भी चाहिए, BA BC, हाँ BC चाहिए, तो उसके लिए OC माइनस OB। OC कहाँ है? ये, उसमें OB माइनस करना है, तो जब इसमें इसको माइनस करोगे तो ये फिर प्लस हो जाएगा, I प्लस J प्लस 2k। ये वेक्टर BC आ गया। अब हमको वेक्टर
बी ए और बी सी के बीच का ही तो कोण चाहिए। तो देखो वेक्टर बी ए व वेक्टर बी सी के बीच कोण थीटा के लिए उनके बीच का हमने कोण कितना माना, थीटा। तो इनके बीच का कोण हमको चाहिए। आपको याद है कि अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण चाहिए होता तो आप सूत्र क्या लगाते, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो आज अगर आपको बी ए और बी सी के बीच का एंगल चाहिए तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इसके बीच का कोण के लिए कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी सी। ठीक है, ये आप फॉर्मूला यूज करोगे। अब इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज लिख दीजिए। cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी ए की जगह पर क्या लिखना है, देखो ये लिखना है 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी सी की जगह पर i प्लस जे प्लस 2k। तो ये लिखना है i कैप प्लस 2j कैप नो प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अपॉन मॉड्यूलस चाहिए बी ए का मॉड्यूलस, ये बी ए है। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। आई का गुणांक 2 है, स्क्वायर करोगे 4। जे का गुणांक 2 है, स्क्वायर करोगे 4। के का गुणांक 3 है, स्क्वायर करोगे 9। अंडर रूट आई के बी सी का मॉड्यूलस चाहिए तो आई के गुणांक कितना है 1, स्क्वायर करोगे 1। जे का गुणांक कितना है 1, स्क्वायर करोगे 1। के का गुणांक 2 है, स्क्वायर करोगे 4। 1 प्लस 1 प्लस 4। डॉट प्रोडक्ट करना सभी को आता है, आई वाले को आई वाले से। 2 का इसके 1 से करेंगे 2, 2 का इसके 1 से करेंगे फिर 2, 3 का 2 से करेंगे 6। अंडर रूट ये अंडर रूट 17 और ये अंडर रूट 6। 2 2 4 और 6 10 बटे अंडर रूट 102। 17 6 102। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। ये दोनों के बीच का एंगल निकल के आ गया। ठीक है, नहीं समझ आया आपको। तो अगर आपको किसी भी त्रिभुज में ऐसा BC और BA के बीच का एंगल चाहिए तो आप BA निकाल लो, BC निकाल लीजिए और उनके बीच के कोण के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। दो सदिशों के बीच का एंगल पता लगाने का आ जाएगा आपको। अच्छा, इसके बाद और आगे सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। दर्शाइए कि बिंदु A 1, 2, 7, B 2, 6, 3 और C 3, 10, -1 संरेख हैं। संरेख प्रूव करने का एक क्वेश्चन हम पहले भी एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। बिंदु A हमको क्या दिया गया है 1, 2, 7। तो अगर हम इसका स्थिति सदिश बनाएंगे तो क्या बनेगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7 k कैप। उसके बाद एक बिंदु B दिया गया है हमको 2, 6, 3। तो अगर हम B का स्थिति सदिश बनाएंगे तो क्या बनेगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। ऐसा ही तीसरा बिंदु दिया है C, उसके निर्देशांक हैं 3, 10, -1। अगर हम इसका स्थिति सदिश बनाएंगे तो क्या बनेगा 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस। स्थिति सदिश भी हमने इनके बना लिए। आपको प्रूफ करना है कि ये संरेख है। आपको याद करिए संरेख के लिए क्या शर्त बताई गई थी, आप AB निकालिए, BC निकालिए और CA, तीनों के मापांक भी निकालिए। अगर किन्हीं भी दो के मापांकों का जोड़
तीसरे के मापांक के बराबर आ जाए तो समझ जाना कि वो संरेख है। तो पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे, ठीक है। वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे? वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, ठीक। ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे, ओ बी में से ओ ए को माइनस करिए, 2i में से i माइनस करिए i, 6j में 2j माइनस करिए 4j, 3k में 7k माइनस करिए माइनस 4k, ठीक। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए बी। ए बी का मॉडुलस भी निकाल लो साथ में आप, अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। आई का गुणांक ए का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, जे का कोएफिशिएंट 4 स्क्वायर करिए 16, के का कोएफिशिएंट -4 स्क्वायर करिए 16, अंडर रूट 33। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट बी सी। हाउ विल वी फाइंड वेक्टर बी सी? वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। ओ सी में से ओ बी को माइनस करना है तो 3i में से 2i माइनस करोगे i कैप, 10j में 6j माइनस करोगे 4j कैप, माइनस के में 3k माइनस करोगे माइनस 4k कैप। इसके बाद इसका भी मॉड्यूलस निकाल लिया जाए, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 1, 16 16, ये अब आप समझते हो, अंडर रूट 33। इसी तरीके से अब हम सी ए की वैल्यू भी या ए सी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ए सी को कैसे निकाला जाएगा बताइए? ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी में से ओ ए को माइनस करना है, 3i में से 1i माइनस होगा 2i, 10j में 2j माइनस हो जाएंगे 8j, माइनस के में 7k माइनस करोगे आप माइनस 8k। अब इस तरह से AC वेक्टर इतना आया, AC वेक्टर का मॉड्यूलस चाहिए, अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर 4, j के गुणांक का स्क्वायर, ऐसे ही ये कितना हुआ 128 और 4, अंडर रूट 132। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 33 इंटू 4, अंडर रूट 4 इंटू 33। आप गुणा करा के देखो फिर यही आ जाएगा, 4 का वर्गमूल आ जाएगा कितना? तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 33। मॉड्यूलस है AC का। अब आप देख रहे हैं कि वेक्टर AC के मॉड्यूलस की वैल्यू 2 अंडर रूट 33 और BC का मॉड्यूलस अंडर रूट 33, AB का मॉड्यूलस अंडर रूट 33। आपको नहीं लगता कि अगर हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा? किसको किसको? AB और BC के मापांक को जोड़ेंगे तो AC के मापांक के बराबर आ जाएगा। इसलिए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AB प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर BC इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AC। और अगर ऐसा है तो स्पष्ट है कि बिंदु A, B और C तीनों परस्पर संरेख हैं। अतः A, B व C संरेख है। यही हमने एग्जाम्पल में भी करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन आता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग 17 लगाते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप दूसरा सदिश है, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप और 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक ये जो वेक्टर्स थ्री वेक्टर्स हमको दिए गए हैं ये सब समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं
और शीर्षों के तो स्थिति सदिश होते हैं, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश दिए गए हैं। तो हम एक को OA लिखेंगे, दूसरे को OB और तीसरे वाले को क्या लिखेंगे, OC। OA की वैल्यू कितनी दी गई है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। OB की वैल्यू है i कैप माइनस 3j कैप। OC है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्षों को भी प्रूव करने का एक तरीका आपने देखा हुआ है। क्या करते थे उसमें, सबसे पहले तीनों भुजाओं के सदिश निकालो, फिर तीनों भुजाओं के सदिशों के परिमाण निकालो, भुजाओं के परिमाण निकालो। उसके बाद क्या तरीका है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया तो त्रिभुज समकोण है, अन्यथा त्रिभुज समकोण नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ये आप कर नहीं पाओगे, कैसे करोगे, मैं हिंट देता हूं, आप घर में करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है बताइए, आपको भुजाओं के सदिश निकालने हैं। तो पहले AB चाहिए हमको, AB को कैसे निकाला जाए, OB माइनस OA। फिर हमको BC भी चाहिए बेटा, OC माइनस OB। और फिर हमको वेक्टर CA भी चाहिए, OA माइनस OC। तो AB BC CA ये तीनों हम ज्ञात कर लेंगे। अच्छा, जब ये तीनों के वेक्टर आ जाएंगे, आप बताएं अगर आपको मालूम है कि क्या करना है, हमको तीनों के मापांक निकालने हैं। बहुत बढ़िया, तो तीनों के मापांक निकालेंगे। अब मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर AB इज इक्वल टू अंडर रूट I कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस J कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस, सिमिलरली यू हैव टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर BC एंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर CA। बुआओ ठीक है, तो ये ऐसे इनके मापांक भी निकल करके आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या करके देखेंगे, इन तीनों में कोई एक भुजा सबसे बड़ी आ जाएगी और बाकी दो भुजाएं उस एक भुजा से छोटी होंगी। तो हम करके ये देखेंगे कि क्या जो भुजा सबसे बड़ी है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। क्या चेक करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं है। अगर है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर आ जाएगा तो त्रिभुज समकोण है, नहीं तो त्रिभुज समकोण नहीं होगा। तो हमने हिंट दे दी, आप ये सब कुछ करते चले जाइएगा, लास्ट में सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यदि शून्येतर सदिश वेक्टर A का परिमाण A है। शून्येतर सदिश का मतलब ऐसा सदिश जिसका मान शून्य नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि परिमाण कितना है उसका A, तो वेक्टर A का जो परिमाण है वो A के बराबर है और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है। लैम्डा एक ऐसा अदिश है जो शून्य नहीं है, तो लैम्डा A एक मात्रक सदिश है। यदि लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू -1, A इज इक्वल टू मोड ऑफ लैम्डा एंड A इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ लैम्डा। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिए। यदि शून्येतर सदिश वेक्टर A का परिमाण A है, वेक्टर A का परिमाण कितना है A, और लैम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लैम्डा इंटू A एक मात्रक सदिश है।
ये भी उन्होंने बताया कि जो लैम्डा इंटू ए है वो एक मात्रक सदिश है, क्योंकि लैम्डा इंटू ए एक मात्रक सदिश है। लैम्डा इंटू वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। अगर बेटा ये मात्रक सदिश है तो क्या होना चाहिए, इसका मापांक कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। मात्रक सदिश को तो याद है ना आपको। तो इसका मापांक मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इंटू वेक्टर ए शुड बी इक्वल टू 1। अगर लैम्डा इंटू ए एक मात्रक सदिश है तो इसका मापांक 1 होना चाहिए। अब इसका मापांक कैसे निकालोगे, मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए, तो मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इंटू इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू 1। हमको ए की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज दीजिए, ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। देखो कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा आपको, डी ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप ये बताएं क्या आपको एक्सरसाइज 10.3 पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई, अभी कोई डाउट है आपको, आ गई है ना। तो ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही मैथमेटिक्स में रखते हैं 10.3 तक। इसके आगे अभी हमको पढ़ना है सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट, उसको स्टडी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, थैंक यू।